Hello friends, welcome to our channel, and today we are going to discuss about August 2020 current affair monthly compilation of Insight IAS. Here we are going to discuss about the GS2 portion. I have already uploaded the video of GS1 section and the description is given in this video's link. Okay, now let's begin with the GS2 topic number first from Indian Constitution, historical underpinning, evolution, features, amendment, significant provisions and the basic structure comparison of Indian constitutional schemes with that of other countries. तो फर्स्ट न्यूज़ है व्हाट इज़ डिफेमेशन। तो रिसेंटली एक केस हुआ था अगस्त मंथ में जहाँ पे जो तृणमूल कांग्रेस के एमपी थे महुआ मोहित्रा, उनके पे एक केस फाइल हुआ था डिफेमेशन का बाय जी न्यूज़ चैनल। और इसके वजह से जो दिल्ली हाई कोर्ट है उन्होंने दिल्ली पुलिस और जी न्यूज़ को बोला है कि जो कांग्रेस के वो जो एमपी हैं उन पे जो बिल है वो जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स करें। तो इशू ऐसा है कि 2019 में उन्होंने एक स्पीच दी थी पार्लियामेंट में ऑन अ टॉपिक 7 साइंस ऑफ अ फेसिज्म एंड जिसके वजह से उन पे वो डिफेमेशन का केस फाइल किया गया बाय द जी न्यूज़ चैनल एंड ड्यू टू दिस उनको काफ़ी सारे क्रिटिसिज्म फेस करने पड़े। अभी जानते हैं व्हाट डू यू मीन बाय डिफेमेशन, बिकॉज ये जो न्यूज़ है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जो इम्पोर्टेंट है वो है कि हमें डिफेमेशन के बारे में जानना। सो डिफेमेशन मीन्स इट इज़ अ कम्युनिकेशन और of a false statement that harm the reputation of an individual person, business, product, group, government, religion और a nation। मतलब कोई भी एक टाइप का कम्युनिकेशन जो किसी भी पर्सन के रेपुटेशन को हार्म करता हो, बिजनेस, प्रोडक्ट या गवर्नमेंट या रिलीजन या नेशन को हार्म करता हो, उसे हम डिफेमेशन बोलते हैं। डिफेमेशन जो होता है वो मोस्टली दो टाइप का होता है। एक होता है क्रिमिनल डिफेमेशन, ठीक है, एक होता है क्रिमिनल डिफेमेशन और एक जो होता है वो है सिविल रॉन्ग। ठीक है, जो जो सिविल रॉन्ग होता है उसमें जो जिसने भी वो गलती की हो उसको किसी टाइप का कंपनसेशन भरने की प्रावधान होता है। और जो क्रिमिनल लॉ है उसको पनिश किया जाता है जिसके वजह से दूसरे पर्सन को आगे से वैसा काम ना करें उसकी प्रेरणा मिलती है। रिगार्डिंग द लीगल प्रोविजंस क्या है डिफेमेशन से रिलेटेड, तो जो क्रिमिनल डिफेमेशन होता है उसको स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है सेक्शन 499 ऑफ इंडियन पेनल कोड। ठीक है, और जो सिविल डिफेमेशन है उसको एक टॉर्ट लॉ कंसिडर किया जाता है। और जो सेक्शन 499 है उसके अकॉर्डिंग डिफेमेशन को ऐसा बताया गया है कि एनी टाइप ऑफ अ वर्ड कि वह स्पोकन और इंटेंट टू बी रीड थ्रू साइंस एंड ऑल्सो थ्रू द विजिबल रिप्रेजेंटेशन। इस टाइप से किसी भी तरीके से किसी भी पर्सन के रेपुटेशन को हार्म किया गया हो ड्यू टू द फॉल्स स्टेटमेंट, उसको डिफेमेशन किया जा बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 499। और इस सेक्शन 499 के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। वो एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे अगर किसी ने पब्लिक ऑर्डर को या पब्लिक मोरल को कंसिडर करके या पब्लिक गुड को कंसिडर करके किसी ने कुछ ट्रूथ रिवेल किया हो रिलेटेड टू गवर्नमेंट ऑफिशियल और एनी पर्सनल पर्सन, देन इट इज़ नॉट कंसिडर टू बी द डिफेमेशन। ठीक है, यहाँ पे जैसे दिया है दिस इंक्लूड इम्पुटेशन ऑफ अ ट्रूथ विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द पब्लिक गुड एंड दिस हैज़ टू बी पब्लिश ऑन अ पब्लिक कंडक्ट ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, द कंडक्ट ऑफ एनी पब्लिक टच and any public question and merit of the public performance। And later according to the section 500 of IPC which is on the punishment of a defamation, he reads as whoever defames another shall be punished with a simple imprisonment of a term which may extend to 2 years or a fine or the both। मतलब जिस किसी ने जो डिफेमेशन की जो पनिशमेंट जिसको फेस करनी है वो एक्सटेंड हो सकती है 2 ईयर और द फाइन ऑफ अ बोथ। लेटर व्हाट इज़ अ मिसयूज ऑफ द लॉ। तो मिसयूज़ क्या हो रहा है रिसेंटली और जिसमें हम बहुत ज़्यादा कंसर्न
इसके रिलेटेड एसोसिएट हैं वो है कि जो क्रिमिनल डिफेमेशन है वो काफ़ी सारे इनोसेंट पर्सन पे लगाया भी जा सकता है. ड्यू टू दिस दे फेस अ मीन्स ऑफ अ हरासमेंट एंड दस, जैसे हम जानते हैं कि इंडियन लीगल प्रोसीजर जो है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ी स्लो है, जिसके वजह से वो जो प्रोसेस है वो एक टाइप की पनिशमेंट में टर्न हो जाती है रिगार्डलेस टू द मेरिट ऑफ दैट केस. एंड क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि जो डिफेमेशन लॉ है वो इम्पीच अपॉन द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ अ स्पीच एंड अ एक्सप्रेशन and that the civil defamation is an adequate remedy against such wrongdoing. जो क्रिटिक्स है उनके अकॉर्डिंग है कि जो डिफेमेशन है वो कहीं तो हमारी जो फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम और स्पीच है उस पर कहीं ना कहीं आड़ा डालता है, जिसके वजह से जो सिविल डिफेमेशन के जो रेमेडीज़ है वो उस रॉन्ग के लिए अप्लाई किए जाएं. जो क्रिमिनल डिफेमेशन है हैज़ अ पिनिशियस इफेक्ट ऑन द सोसाइटी. फॉर इंस्टेंट ऐसे बोल सकते हैं कि जो क्रिमिनल डिफेमेशन है उसका एक बहुत हार्मफुल इफेक्ट भी होता है हमारे सोसाइटी पे. ठीक है, व्हाट डज द सुप्रीम कोर्ट से? सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग इन सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2014 द कोर्ट अप्रूव द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ सेक्शन 499 एंड 500 इन द इंडियन पेनल कोड underlining that an individual fundamental right to life and dignity and reputation cannot be run solely because another individual can हैव हिज फ्रीडम. इसका मीनिंग ऐसा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने 2014 में जो केस हुआ था सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, उस टाइम पे उन्होंने कंफर्म किया था कि जो सेक्शन 499 और 500 है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी अप्रूव कर दी थी. और उन्होंने कहा था कि कोई भी जो फंडामेंटल राइट टू लाइफ और डिग्निटी है वो सिर्फ हम किसी एक पर्सन को राइट मिल रहा है और दूसरे पर्सन के फ्रीडम को कंसिडर करके हम उसको अंडरलाइन नहीं कर सकते हैं. और इन अगस्त 2016 में एक जो केस हुआ था रिलेटेड टू द रेस्ट्रिक्शन ऑन अ तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर, उस टाइम पे बोला था कि जो क्रिमिनल डिफेमेशन का लॉ है इट इज़ टर्म एज अ सफोकेटेड डेमोक्रेसी. ठीक है, एंड दस द कोर्ट से दैट द पब्लिक फिगर मस्ट फेस अ क्रिटिसिज्म इन सच अ केस. The next news is EWS quota challenge referred to the Constitution bench. तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने रेफ़र किया है 5 बेंच जज के बेंच को द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ अ लॉ, जहाँ पे वेदर जो 10% रिजर्वेशन मिला है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉयलेट द 50% सीलिंग कैप ऑन कोटा डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट इटसेल्फ. जैसे कि मैं पता है कि जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है उसमें रिजर्वेशन की जो सीलिंग है वो 50% को क्रॉस नहीं होनी चाहिए. तो रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने 5 जज बेंच को रेफ़र किया है क्वेश्चनिंग द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ अ लॉ दैट जो 10% रिजर्वेशन है टू द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को वो एक कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि नहीं, या वो 50% सीलिंग को हार्म करता है कि नहीं. What does the reference means? The reference to the larger bench means that a legal challenges is an important one. किसी भी लार्ज बेंच को रेफ़र करना का मीनिंग यही होता है कि वो जो केस है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट केस है. इसीलिए अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 145(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो मिनिमम नंबर ऑफ जजेस होने चाहिए हु कैन सीट फॉर द एनी पर्पस फॉर डिसाइडिंग एनी क्वेश्चन जो इन्वॉल्व करते हैं सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू इंटरप्रेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो मिनिमम 5 होने चाहिए. और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स ऑफ 2013 के अकॉर्डिंग जो रिट्स पिटीशन है दैट फाइल करते हैं, हम जैसे पता है कि रिट्स फाइल किया जाता है फॉर द वॉयलेशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट, वो जनरली 2 जजेस अनलेस 2 जजेस के पे सुनवाई की जाती है 2 जजेस के अकॉर्डिंग. बट अनलेस अगर वो जो वॉयलेशन हो अगर वो रेस करता हो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, इन दैट केस वो जो केस है वो 5 बेंच को रेफ़र किया जाता है. एंड व्हाट आर द ग्राउंड ऑन द चैलेंज? जैसे देखा जाए
वहाँ पे दो ग्राउंड है चैलेंज के। पहला है कि अगर वो वॉयलेट करता हो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, दिस आर्गुमेंट स्टीम्स from the view that the special protection guaranteed to the socially disadvantaged group are part of a basic structure, and that the 103 amendment departs from this by promising special protection on the sole basis of a economic status, although there is no exhaustive list of what from the basic structure any law which that will violate it throughout the अंडरस्टूड टू द अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसका मीनिंग ये है कि जैसे ये जो 10% रिजर्वेशन दिया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, तो चैलेंज ऐसा है कि वो कहीं तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को हार्म करता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमें पता है कि जो सोशली बैकवर्ड ग्रुप हैं उनको स्पेशल प्रोटेक्शन दिए जाते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द 103 अमेंडमेंट जहाँ से जो 10% सीलिंग का ऐड किया गया है, तो ऐसे नहीं बोल सकते कि जो सोल प्रोटेक्शन दिया गया है, सोल एक क्राइटेरिया नहीं डिसाइड कर सकते कि वो इकोनॉमिकली बेस पे आप स्पेशल प्रोटेक्शन दिए पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को। उसके साथ साथ सेकेंड ऐसा वॉल्यूशन है कि सुप्रीम कोर्ट में 1992 रूलिंग में इन इंदिरा सहानी वर्सेस ORS वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जहाँ पे वो अपहेल करते हैं जो मंडल रिपोर्ट थी जो रिजर्वेशन के रिलेटेड उसका फॉर्मेशन हुआ था, उन्होंने सीलिंग रखी थी कि 50% सीलिंग क्रॉस नहीं होनी चाहिए। इन दिस केस अगर इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो किसी को बैकवर्ड कंसिडर करने का एक सोल क्राइटेरिया नहीं है, उन्होंने उस जजमेंट में भी कहा था। तो ये दो चैलेंजेस है इस जजमेंट के, जहाँ पे 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दिया है। अभी व्हाट इज़ द इशू, जो इकोनॉमिकली रिजर्वेशन है वो इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे अमेंडमेंट की गई है आर्टिकल नंबर 15 एंड 16 एंड ऐड किया है क्लॉज बाय एम्पावरिंग द गवर्नमेंट of a state to provide the reservation on the basis of a economically backward section। ठीक है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड का जो प्रोविज़न है वो बाय अमेंडिंग द आर्टिकल 15 और 16 के अकॉर्डिंग ऐड किया गया है। एंड वो कहीं तो इस बात को हम मना नहीं कर सकते हैं कि जो वैलिडिटी होती है ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वॉज चैलेंज, सेइंग दैट द 15% कोटा लिमिट वॉज द पार्ट ऑफ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हम जानते हैं कि जो 15% जो कोटा लिमिट है रिजर्वेशन की वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अलॉन्ग विद दिस, अ 3 जज बेंच हैज़ रिफ्यूज टू स्टे ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल 113 अमेंडमेंट एक्ट विच प्रोवाइड अ 10% कोटा। और जो 3 जज बेंच है उन्होंने भी कहीं तो रिफ्यूज़ किया है कि जो 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुई थी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। और सेक्टर का इस पे स्टैंड कैसे हो, सेंटर कैसे डिफेंड करता है इस मूव को। सेंटर के अकॉर्डिंग जो स्टेट को एक अपना प्रोग्रेटिव है कि वो 10% रिजर्वेशन जो है पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट जॉब या एडमिशन में वो अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं, एंड वेदर उनको लगाना है या नहीं लगाना है वो उन पे डिपेंड करता है। ठीक है, एंड जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने ऑल्सो आर्ग्यू दैट अंडर आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन part of a directive principle of a state policy is it has a duty to protect the interest of a economically weaker section। उन्होंने ऐसा भी डिफेंड किया है उनके मुँह को कि जो DPSP होता है उसमें आर्टिकल नंबर 46 में मेंशन किया है कि आपको प्रोटेक्ट करना है, एक ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। उसके साथ साथ एक केस था अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2008 की रूलिंग के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल किया था 27 कोटा जो था OBC को दिया हुआ, उसको कहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल किया था। एंड जो OBC को है उन्होंने डिफाइन किया था कि एक OBC
has defined as it is not the sole criteria of a caste but the caste एंड इकोनॉमिक फैक्टर मिक्सचर। मतलब जो ओबीसी को जो रिजर्वेशन दिया है वहाँ पे हमने जैसे पता है कि क्रिमिनल की जो है प्रोविज़न वो ऐड किया है, तो हम बोल सकते हैं कि अशोक कुमार ठाकुर और यूनियन ऑफ इंडिया के केस में आपने ऐसा कैसे आपने बोल दिया कि जो 27% कोटा है ऑफ ओबीसी को, वहाँ पे आपने सिर्फ कास्ट का क्राइटेरिया ना लेके इकोनॉमिक फैक्टर भी ऐड किया है। उसके साथ साथ हम जानते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। दो आर्टिकल 145(3) उन्हें कहा है कि एटलीस्ट 5 जज नीड टू हियर द क्वेश्चन रिगार्डिंग द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक है, और एनी रेफरेंस अंडर द आर्टिकल 143 विच डील विद द पावर ऑफ अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। बट इसका मीनिंग ये नहीं है कि अगर बस वहाँ पे सिर्फ 5 जजेस ही होने चाहिए जब बेंच कैन बी लार्ज इनफ, ठीक है। हेंस वी कंक्लूड दिस न्यूज़। देन द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग द अरुणाचल ग्रुप पुश फॉर द 6th शेड्यूल स्टेटस। तो अरुणाचल प्रदेश है वो रिसेंटली डिमांड कर रहा है कि 6th शेड्यूल में उनका भी नाम ऐड किया जाए। जैसे कि अभी पता है कि 6th शेड्यूल रिसेंटली काफ़ी चार ही, काफ़ी नहीं, सिर्फ 4 ही स्टेट्स इंक्लूड हैं। हम जानते हैं कि रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश की डिमांड क्या है। अरुणाचल प्रदेश इज़ रिसेंटली अंडर द 5th शेड्यूल, जहाँ पे उनको स्पेशली डजेंट हैव अ स्पेशल राइट रिगार्डिंग द इंडिजिनियस कम्युनिटी, जैसे कि 6th शेड्यूल में मेंशन है। सो मेनी ऑफ द पॉलिटिशियन और मेनी ऑफ द पब्लिक एंड द लोकल डिमांड्स आर दैट कि जो अरुणाचल प्रदेश है उनको 6th शेड्यूल में ऐड किया जाए, जिसके वजह से जो वो खुद ही अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो उसके प्रोटेक्टर बन पाए। उसके साथ साथ जो जो इंक्लूजन इन 6th शेड्यूल उनको और काफ़ी सारे राइट इनेबल करता है, जैसे कि वो स्टेट कैन ओन द लेजिटिमेट ओनरशिप राइट ओवर इट्स ओन नेचुरल रिसोर्सेज एंड कैन मेक इट सेल्फ सफिशिएंट। इसके साथ साथ हम जानते हैं कि अभी 6th शेड्यूल क्या है। तो जैसे कि 6th शेड्यूल में करंटली सिर्फ 4 ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जो इंक्लूड करते हैं आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, और उसके उनमें 10 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी इस्टेब्लिश होती है अंडर 6th शेड्यूल। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने पास किया था 1949 को डिसाइड किया था कि टू सेफगार्ड द राइट ऑफ अ ट्राइबल पॉपुलेशन थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का फॉर्मेशन होगा, इसके कारण जो ट्राइबल्स पॉपुलेशन है उसको हम उनकी जो राइट्स है उसको सेफगार्ड कर सके, ठीक है। जो स्पेशल प्रोविजन अंडर द आर्टिकल 244(2) एंड आर्टिकल 275 फर्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो की प्रोविजन क्या है? की प्रोविजन ऐसा है कि जो गवर्नर है जो एम्पावर्ड टू ऑर्गेनाइज एंड रीऑर्गेनाइज जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसको गवर्नर ऑर्गेनाइज भी कर सकता है और रीऑर्गेनाइज भी कर सकता है। जो कंप्लीट पावर है वो गवर्नर के हाथ में है। इफ़ जो गवर्नर है कैन डिवाइड द डिस्ट्रिक्ट इनटू द सेवरल ऑटोनॉमस रीजन, ठीक है। कोई डिस्ट्रिक्ट है उसको सेवरल डिवीजन में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं गवर्नर के हाथ में। उसके कंपोजिशन क्या होते हैं? जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है उसके काउंसिल में मिनिमम 30 मेंबर्स होते हैं, आउट ऑफ whom 4 आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर एंड द रिमेनिंग 26 आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अ एडल्ट फ्रेंचेस, ठीक है। उनका टर्म होता है द टर्म ऑफ द ऑफिस इज ऑफ अ 5 ईयर। अलॉन्ग विद दिस द नॉमिनेटेड जो मेंबर्स होते हैं जो गवर्नर किए जाते हैं वो होल्ड कर सकते हैं उनका ऑफिस अंटिल द प्लेजर ऑफ अ गवर्नर। इसके साथ साथ ऑटोनॉमस रीजन्स में सेपरेट रीजनल काउंसिल्स भी होते हैं। और अभी इस काउंसिल का पावर क्या होता है? जो डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल्स होते हैं उसके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको उनके अंडर में काफ़ी सारे जुरिडिक्शन आते हैं, जहाँ पे स्पेशल मैटर जैसे कि लैंड, फॉरेस्ट, कैनल, शिफ्टिंग
cultivation, village administration, inherent of a property, marriage and divorce, social custom and so on, ये सारे इंक्रीज इंक्लूड होते हैं. नेक्स्ट है विलेज काउंसिल. विलेज काउंसिल जो डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल है विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ अ टेरिटोरियल जुरिडिक्शन कैन कंस्टिट्यूट द विलेज काउंसिल. जो डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल है वो अपने जुरिडिक्शन में जो है जितने भी टेरिटरीज़ हैं वो उनको विलेज काउंसिल में भी कन्वर्ट कर सकती है. उनके भी पावर्स है कि जो इस्टेब्लिश कर सकती है रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्ट और द मैनेजमेंट ऑफ अ प्राइमरी स्कूल, डिस्पेंसरी, मार्केट, फिशरी, रोड एंड सो ऑन. ठीक है. एक्सेप्शन है कि जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है और द स्टेट लेजिस्लेचर है डू नॉट अप्लाई टू द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट. दिस पॉइंट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सो यू मस्ट नोट इट वेरी केयरफुली कि जो स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट का जो है लॉ या एक्ट्स वो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट के लिए इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं, और अगर वो इम्प्लीमेंट हो रहे हो तो वहाँ पे स्पेशली मॉडिफिकेशन किया जाता है. और जो गवर्नर हैं वो अपॉइंट कर सकते हैं कमीशन टू एग्जामिन एंड रिपोर्ट ऑन एनी मैटर रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट. रिगार्डिंग नाउ नागालैंड. नागालैंड जो है इज़ गवर्न बाय द आर्टिकल 371 of A, which says that no act of a parliament shall apply in the state in a several area unless the Nagaland Assembly so decide by the resolution. जो नागालैंड का कुछ एरिया है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन रिसाइड करता है, तो उस एरिया में जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट वो अप्लाई नहीं होगा अनलेस जहाँ पे नागालैंड की असेंबली ने उसको प्रोविज़न दिया हो. इन दिस वे वी गेट टू नो अबाउट द शेड्यूल नंबर 5 एंड शेड्यूल नंबर 6. नेक्स्ट न्यूज़ इज अशोक गहलोत लीड गवर्नमेंट विन ट्रस्ट वोट इन राजस्थान. जैसे कि हम जानते हैं कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट था राजस्थान में जिसके चीफ मिनिस्टर थे अशोक गहलोत, उनका काफ़ी टाइम से उनका जो लॉन्ग एक ये चल रहा था, अनसर्टेनिटी थी उनके स्टेट पे, वो फाइनली ख़त्म हुई क्योंकि उन्होंने ट्रस्ट वोट जीत लिया असेंबली में. तो ट्रस्ट वोट क्या होता है? ट्रस्ट वोट को हमको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस मोशन भी बोल सकते हैं, जहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि जो गवर्नमेंट इन पावर ऑन द फ्लोर ऑफ अ हाउस की गवर्नमेंट जो है वो हाउस में भी अपनी मेजोरिटी पे स्ट्रॉन्ग अड़ी है. देन इट इनेबल्स द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव टू डिटरमाइन इफ द काउंसिल ऑफ अ मिनिस्टर कमांड द कॉन्फिडेंस इन द हाउस. अलॉन्ग विद दिस द फ्लोअर टेस्ट कंडक्ट की जाती है. तो फ्लोअर टेस्ट में ऐसे बोल सकते हैं कि फ्लोअर टेस्ट इज़ अ टाइप ऑफ अ टेस्ट ऑफ मेजोरिटी. अगर किसी भी प्रकार के डाउट हो अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर, द गवर्नर कैन आस्क हिम टू प्रूव हिज मेजोरिटी एंड आफ्टर दिस द फ्लोअर टेस्ट इज कंडक्टेड. एंड अगर किसी भी स्टेट में कोलिशन गवर्नमेंट हो तो चीफ मिनिस्टर मे बी आस्क्ड टू मूव अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड विन अ मेजोरिटी. एंड व्हाट हैपन अगर किसी हाउस में मेजोरिटी नहीं है, मतलब absence ऑफ मेजोरिटी. इन द केस ऑफ अ क्लियर absence ऑफ अ मेजोरिटी, उस टाइम पे देयर इज more than one individuals taking claim to form a government, the governor may call for the special session to see who has the majority to form a government. ठीक है. गवर्नमेंट जो गवर्नर होता है वो एक स्पेशल सेशन कंडक्ट करता है कि किसकी गवर्नमेंट को ज़्यादा मेजोरिटी है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वोट इज़ बिन कंडक्टेड. एंड जो अब्सेंट होते हैं तो और कुछ उस टाइम पे जो प्रेजेंट मेंबर होते हैं वो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो सभी वोट करें, या वो अब्सेंट भी काफ़ी मेंबर्स होते हैं. एंड जो नंबर्स हैं वो मेजोरिटी के वो कंसिडर किए जाते हैं जितने मेंबर्स उस टाइम पे प्रेजेंट हो. और व्हाट डू यू मीन बाय नो कॉन्फिडेंस मोशन? नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब हाउस में उस गवर्नमेंट की स्पेशल मेजोरिटी नहीं है, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है गवर्नमेंट को उस हाउस में. ठीक है. तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग दिस इंक्लूड्स द आर्टिकल 75(3) एंड आर्टिकल 164. द Council of a Minister are collectively responsible to the House of a People. The next news is
for the need to amend the Official Language Act for Good Governance CGI। CGI के अकॉर्डिंग जो अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है शरद बोबडे, उन्होंने कहा है कि जो गवर्नमेंट शुड कंसीडर फॉर अमेंडिंग द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट of governance, not just give it defined to the हिंदी एंड इंग्लिश। जो इससे कि हम जानते हैं कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो एक्ट है ऑफ 1963, वहाँ पे काफ़ी जो हमारे देश में जो जितने भी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस हैं वो इंक्लूड करनी चाहिए, जस्ट उसको हिंदी या इंग्लिश में ही डिफाइन नहीं रखना चाहिए। अगर हम देखा जाए बैकग्राउंड का, तो रिसेंटली जो ड्राफ्ट पब्लिश हुआ था इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन ऑफ 2020 में, तो वहाँ पे वो जो नोटिफिकेशन है वो पूरे लैंग्वेजेस में पब्लिश नहीं हुआ था, तो जिसके वजह से ये केस अराइज हुआ है। ठीक है, द कोर्ट हैज़ हियरिंग एन अपील फाइल्ड बाय द यूनियन ऑफ इंडिया चैलेंजिंग द लीगलिटी ऑफ अ दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट ऑन अ June 30 to translate the draft environmental impact assessment notification of 2020 into all 22 vernacular languages in the L8 schedule of the constitution। तो जो ड्राफ्ट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट था, तो वो पूरे 22 लैंग्वेजेस में मतलब उसको बनाया नहीं था, जिसके वजह से एक अपील फाइल की थी, जिसके वजह से ये न्यूज़ में है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो 8th शेड्यूल होता है वो इंक्लूड करता है 22 वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आर्टिकल 348(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट all the proceeding in the Supreme Court and in the High Court shall be in the English language until the parliament made by the law। ठीक है, जो भी प्रोसीडिंग्स होती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, तो वो जो प्रोसीडिंग है वो सारी इंग्लिश लैंग्वेज में होनी चाहिए अंटिल कोई पार्लियामेंट उस पर लॉ नहीं बनाता। और अंडर द आर्टिकल 348(2) के अकॉर्डिंग गवर्नर ऑफ एनी स्टेट विच हैज़ प्रीवियसली कंसर्न टू द प्रेसिडेंट ऑथराइज टू use Hindi language or any other language for any official purpose of the state in the proceeding of a high court। ठीक है, तो गवर्नर प्रेसिडेंट के कंसर्न के अकॉर्डिंग जो प्रोसीडिंग्स है हाई कोर्ट में वो हिंदी लैंग्वेज या किसी अदर लैंग्वेज में भी कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अदर लीगल प्रोविजंस क्या है? सेक्शन 7 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 प्रोवाइड करता है कि दैट द यूज़ ऑफ हिंदी और अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अ स्टेट इन द एडिशन टू द इंग्लिश लैंग्वेज में बी ऑथराइज विद द कंसर्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट फॉर द पर्पज ऑफ अ जुडिशियल जजमेंट एक्सेट्रा मेड बाय द हाई कोर्ट ऑफ अ स्टेट। ठीक है, द नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग व्हाट इज़ द क्यूरेटिव पिटिशन। तो रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रशांत भूषण को एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस उन पे फाइल किया है। ठीक है, उनके एक ट्वीट के कारण ये जो केस है प्रशांत भूषण का वो नीचे भी उसके रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ आई है, तो मैं वहाँ पे कम्प्लीटली डिस्क्राइब करती हूँ। रिसेंटली हम जानते हैं कि क्यूरेटिव पिटिशन क्या होता है। तो क्यूरेटिव पिटिशन का जो कंसेप्ट है वो फर्स्ट टाइम इवॉल्व हुआ था बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा एंड अदर केस 2002 में, जहाँ पे क्वेश्चन किया था वेदर एन एग्रीड पर्सन इज एंटाइटल्ड टू एनी रिलीफ अगेंस्ट द फाइनल जजमेंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट इवन आफ्टर द डिसमिशल ऑफ अ रिव्यू पिटिशन। तो ऐसा था कि उस केस में अगर किसी भी पर्सन का रिव्यू पिटिशन अगर डिसमिस हुआ हो तो उस पर्टिकुलर पर्सन को फाइनली सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई एक रिलीफ दी जाती है कि नहीं, वो क्वेश्चन अराइज हुआ था उस केस में। तो उस टाइम पे डिसाइड किया गया था कि कोर्ट हैज़ यूज द लैटिन मैक्सिमम ऑक्टस क्यूरी नेरिमिम garvibit, which means that an act of a court shall prejudice no one. Its objective are twofold: avoiding miscarriage of a justice and to prevent the abuse of a process। उसमें कहा था, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्लियर किया था कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो एक्ट है उसको हम प्रिजुडिस नहीं कर सकते उसके साथ साथ, क्योंकि जो मिसकैरेजेस ऑफ जस्टिस को अवॉइड करने के लिए एंड टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ द प्रोसेस रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो क्यूरेटिव पिटिशन के अकॉर्डिंग
क्यूरेटिव पिटीशन का जो कंसेप्ट है वो सपोर्ट करता है बाय द आर्टिकल 137 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इट प्रोवाइड्स दैट इन द मैटर ऑफ अ लॉ एंड द रूल्स अंडर Article 145, the Supreme Court has the power to review any judgment pronounced by it. ठीक है. प्रोसीजर क्या होता है? क्यूरेटिव पिटीशन में बी फाइल आफ्टर द रिव्यू पिटीशन. जो अगर रिव्यू पील किसी कन्विक्ट ने फाइल की हो, जो क्यूरेटिव पिटीशन है उसके बाद ही फाइल की जाती है. मतलब अगर किसी भी पर्सन की जो रिव्यू पिटीशन है वो डिसमिस हो गई है, उसके बाद ही क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की जाती है. इट कैन बी एंटर्ड इफ अ pensioner established that there was a violation of a principle of a natural justice and there has been no heard by the court before passing an order. अगर किसी पर्सन की जो रिव्यू पिटीशन है वो डिसमिस हो गई हो और अगर ऐसा उसने फाइल किया हो कि वो कहीं तो वायलेट करता है कि जो नेचुरल जस्टिस के प्रोसेस है उसको, और कोर्ट ने हमारी हियरिंग अच्छे से सुनने के पहले ही उनका आंसर दे दिया, उस टाइम पे वो क्यूरेटिव पिटीशन फाइल किया जाते हैं. और जो क्यूरेटिव पिटीशन है वो काफ़ी रेयर नहीं है, तो ये एक रेगुलर है. क्यूरेटिव पिटीशन मस्ट बी फर्स्ट सर्कुलेटेड टू द बेंच ऑफ अ. पहली जो क्यूरेटिव पिटीशन है वो 3 सीनियर मोस्ट जज को दी जाती है. उसके बाद एंड द जज हु पास द कंसर्न, जिसने भी जजमेंट पास किया उसको अगर वो अवेलेबल रहा तो उनको भी पास की जाते हैं. ओनली व्हेन द मेजोरिटी ऑफ अ जज कंक्लूड उन्होंने किया एंड मैटर इज देन हियर्ड बिफोर द सेम बेंच. ठीक है. अ बेंच एट एनी स्टेज ऑफ अ कंसिडरेशन ऑफ अ क्यूरेटिव पिटीशन कैन आस्क द सीनियर कंसल टू असिस्ट दिस केस. अगर असिस्ट ओके, तो उस केस में क्या होता है कि अगर जो क्यूरेटिव पिटीशन का केस है वो अगर किसी भी सीनियर जजेस को कंसल्ट कर सकते हैं. जो जजेस का बेंच सीटिंग होती है जिस जजेस की बेंच की, अगर वो किसी भी अपने सीनियर कंसल्टेंट्स को वो रेफ़र भी कर सकते हैं. उसके साथ जो क्यूरेटिव पिटीशन है इज़ यूजुअली डिसाइड बाय द जज इन द चैम्बर अनलेस अ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट फॉर ओपन कोर्ट हियरिंग इज अलाउड. द नेक्स्ट वन इज अ नो कॉन्फिडेंस मोशन. नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट पिनारिया विजयन. ठीक है. तो रिसेंटली जो केरला असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन फाइल हुआ है अगेंस्ट द पिनारिया विजयन गवर्नमेंट पे. तो नो कॉन्फिडेंस मोशन का होता है, जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि ट्रस्ट वोट के बारे में डिस्कस किया था, जहाँ पे मेजॉरिटी अगर किसी गवर्नमेंट में होल्ड करती हो हाउस में तो वो उसको कॉन्फिडेंस मोशन बोला जाता है. और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब अगर कोई इन लोकसभा अगर वो जो एंटायर हाउस में अगर वो मेजॉरिटी प्रूफ नहीं कर पाए गवर्नमेंट, तो उसको नो कॉन्फिडेंस मोशन बोला जाता है. तो नो कॉन्फिडेंस मोशन इज़ अ पार्लियामेंट्री मोशन विच इज़ मूव्ड इन अ लोकसभा अगेंस्ट द एंटायर काउंसिल ऑफ अ मिनिस्टर स्टेटिंग दैट देयर इज़ अ नो लॉन्गर डीम्ड टू बी फिट टू होल्ड द position of a responsibility due to the inadequacy in some respect or the failure to carry out their obligation. ठीक है. तो अगर जब नो कॉन्फिडेंस मोशन फाइल होता है तो उस टाइम पे जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनको कलेक्टिवली कंसिडर किया जाता है, और उस टाइम पे उसको कंसिडर किया जाता है कि वो जो अभी हैं मिनिस्टर्स वो दे आर नो लॉन्गर फिट टू होल्ड द पोजिशन ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अलॉन्ग विद दिस देर आर मेनी एडिक्वेसी एंड देर इज़ फेलियर इन फुलफिलिंग देयर ड्यूटीज़. और ये इट इज़ नॉट नेसेसरी कि कोई भी प्रायर रीज़न स्टेट किया जाए फॉर द एडॉप्शन इन द लोकसभा रिलेटेड टू द नो कॉन्फिडेंस मोशन. प्रोसीजर क्या है नो कॉन्फिडेंस मोशन? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो मोस्टली एंड ओनली पास्ड इन द लोकसभा अंडर द रूल 198. और कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं भी मेंशन नहीं किया है अबाउट द आइदर द कॉन्फिडेंस और द नो कॉन्फिडेंस मोशन. ऑल्दो जो आर्टिकल है 75 उसमें स्पेसिफाई किया है तो काउंसिल ऑफ अ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा को. तो ऑलमोस्ट जब नो कॉन्फिडेंस मोशन फाइल होता है एडमिट किया जाता है व्हेन देयर इज़ अ मिनिमम ऑफ 50 मेंबर्स सपोर्ट द मोशन इन द हाउस. वहाँ पे मिनिमम 50 मेंबर्स का सपोर्ट होना नेसेसरी है. और 2 स्पीकर हैं देन
once notified that the motion is in order and will ask the house if the motion can be adopted। और वो फिर जो स्पीकर है वो पूरे हाउस को पूछता है कि जो मोशन है उसको अडॉप्ट किया गया कि नहीं। इसके साथ साथ जब भी मोशन पास होता है उसके बाद पूरी जो ऑफिस है, ऑफिस इज़ बाउंड टू वैकेंट, द गवर्नमेंट इज़ बाउंड टू वैकेंट एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन नीड अ मेजॉरिटी टू पास इन द हाउस। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उस पे भी जब मेजॉरिटी ऑफ वोट चाहिए हाउस से तभी नो कॉन्फिडेंस मोशन एग्जीक्यूट होता है। The next news is regarding the function and responsibility of a union and state, issues and challenges pertaining to the federal structure, devolution of power, financing up to the local level and challenges therein. Regarding a Satluj Yamuna link canal. तो रिसेंटली पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है कि जो मैटर चल रहा है सतलज यमुना लिंकेज कैनल का, वो इशू कहीं तो डिस्टर्ब करता है नेशनल सिक्योरिटी को। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी सेंटर को ऑन जुलाई 28 टू मेडिकेट बिटवीन द टू स्टेट एंड जो रिजॉल्व करे इशू। तो रिसेंटली पहले जानते हैं कि वो किस तरीके से, पहले वो हम इशू जानते हैं कि वो क्या है, उसके बाद हम जानते हैं वो किस तरीके से नेशनल सिक्योरिटी को हार्म करता है। जो सतलज यमुना लिंकेज कैनल है वो पहले से ही बहुत उस पर कंट्रोवर्सी चली आई है। तो बैकग्राउंड क्या है, जब क्रिएशन हुआ था हरियाणा स्टेट का फ्रॉम द ओल्ड पंजाब इन 1966 थ्री आउट द प्रॉब्लम ऑफ गिविंग हरियाणा इट्स शेयर ऑफ अ रिवर वाटर। तो उसी टाइम पे प्रॉब्लम अराइज हुई थी कि जो पंजाब में जो मतलब पंजाब जो है वो पानी जो है जो शेयर ऑफ रिवर वाटर उसके रिलेटेड टू द हरियाणा उसके रिलेटेड प्रॉब्लम उसी टाइम पे अराइज हुई थी। तो पंजाब अपोज कर रहा था टू शेयर द वाटर ऑफ अ रिवर, जो रावी और बीस जो फ्लो होती है पंजाब से। तो पंजाब उस टाइम पे अपोज कर रहा था कि दे शुड नॉट शेयर एनी टाइप ऑफ वाटर विद द हरियाणा, और जिसके वजह से जानते हैं कि अगर हरियाणा में वो पानी नहीं शेयर किए तो काफ़ी सारे उस टाइम पे हरियाणा को वाटर क्राइसिस फेस करने पड़ते थे। तो उस टाइम पे सेंटर ने इन 1976 को इशू किया था, उन्होंने नोटिफाई किया था कि हरियाणा को 3.5 मिलियन एकड़ फीट का आउट ऑफ अनडिवाइडेड पंजाब फ्रॉम 7.2 मिलियन एकड़ फीट। तो हरियाणा को 3.5 मिलियन एकड़ फीट मतलब MAF पानी दिया जाए और पंजाब को फ्रॉम पंजाब से जो 7.2 है उसमें से, ठीक है। बाद में एक ट्रिब्यूनल हेड किया था बाय V बालकृष्णन इराडी, जिसको हम इराडी ट्रिब्यूनल भी बोल सकते हैं, हेडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट जज थे वो। तो उन्होंने ये जो जजमेंट था उस पर उन्होंने काफ़ी सारा जो शेयरिंग ऑफ वाटर है उसके ऊपर उन्होंने रिकमेंडेड किया था कि जो शेयर ऑफ पंजाब एंड हरियाणा टू 5 मिलियन एकड़ फीट एंड पंजाब को 5 मिलियन एकड़ फीट एंड हरियाणा को 3.83 मिलियन एकड़ फीट पानी का शेयर दिया जाए। तो रिसेंटली जो इशू डिस्टर्ब कैसे करता है नेशनल सिक्योरिटी को, द पाकिस्तान हैज़ कंटिन्यूसली अटेम्प्ट टू प्रॉम्प्ट प्रॉब्लम, ठीक है। जो पाकिस्तान है वो कंटिन्यूसली काफ़ी सारे अटेम्प्ट करता है और काफ़ी सारे ट्रबल लाने की कोशिश करता है रिगार्डिंग द वाटर डिस्प्यूट एंड ड्यू टू दिस वो कहीं तो नेशनल सिक्योरिटी को हार्म करता है। और जो पंजाब की डिमांड है कि सुटेबल अमेंडमेंट आनी चाहिए ऑन अ इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट एक्ट एंड टू सेट अ न्यू ट्रिब्यूनल टू इंश्योर दैट पंजाब शुड गेट अ एडिक्वेट वाटर, पंजाब को एक एडिक्वेट वाटर मिलना चाहिए जिसके लिए इंटर स्टेट रिवर ट्रिब्यूनल एक्ट को एक अमेंडमेंट करनी चाहिए, ऐसा उनका कहना है। इस जो यहाँ पे जो फिगर दिया है वहाँ पे भी वही पॉइंट्स नोट किए जो मैंने यहाँ पे बताया, पर यहाँ पे जस्ट फिगर्स में यहाँ पे जस्ट ईयर्स के साथ नोट डाउन है, सो आप ये एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके साथ साथ जो कैनल का जो वॉर है तो उसके वहाँ पे जो यहाँ पे मेंशन किया है कि
जो हरियाणा को इनेबल करता है टू यूज़ द शेयर ऑफ अ वाटर ऑफ अ सतलज एंड इट्स ट्रिब्यूटरी बीज, अ कैनल लिंकिंग ऑफ द सतलज विद यमुना कटिंग अक्रॉस द स्टेट वॉज प्लान। कि ऐसा प्लान किया है कि जो सतलज और उसकी ट्रिब्यूटरी है उसका भी वाटर शेयर किया जाए हरियाणा को, इसके लिए एक कैनल कंस्ट्रक्ट किया है। तो एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट साइन किया था बिटवीन द पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान, जहाँ पे सतलज यमुना लिंक कैनल जो प्रपोज्ड की है 214 किलोमीटर, एक लॉन्ग कैनल है जो कनेक्ट करती है सतलज एंड यमुना रिवर को। तो उसका जो पानी है वो शेयर किया जाए, और इसके वजह से ये 3 पार्टी एग्रीमेंट साइन किया था। और ये जो 3 पार्टी एग्रीमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा निगोशिएट किया गया था, निगोशिएबल था, या काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में था बिकॉज ऑफ द वाटर क्राइसिस। ठीक है। एंड अभी हरियाणा डिमांड कर रहा है कि जो सतलज यमुना लिंकेज कैनल का जो शेयर है 3.5 मिलियन एकड़ ऑफ वाटर, वो पूरा उनका मिल नहीं रहा है, जिसके वजह से जो पंजाब गवर्नमेंट प्रॉपरली उसको इम्प्लीमेंट करे, जो जजमेंट दिया गया है अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट इन 2002 एंड 2004। सुप्रीम कोर्ट के ऑकर की रिसेंटली जो उनको पानी मिल रहा है, या उनको जस्ट उनको 1.62 मिलियन एकड़ का ही मिल रहा है। तो हरियाणा की डिमांड है कि जो पंजाब है वो प्रॉपरली जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो उसको फॉलो करें। The next is regarding the separation of a power, various organ dispute redressal mechanism and the institution। वो टॉपिक है expression of opinion और anguish in not is not a contempt amounting टू द स्कैंडलिज्म द कोर्ट। जो प्रशांत भूषण का केस है, तो उस टाइम पे जैसे जानते हैं कि प्रशांत भूषण पे कंटेम ऑफ कोर्ट का केस लगा है। तो इशू ऐसा था कि प्रशांत भूषण ने 2 ट्वीट किए थे रिगार्डिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद बोबडे रिगार्डिंग देयर ट्रैवलिंग द मोटरसाइकिल अलॉन्ग विद दिस रिगार्डिंग द फंक्शनिंग ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जजेस इन द लास्ट 6 ईयर। जो 4 चीफ जस्टिस रहे हैं उनके भी फंक्शनिंग पे उन्होंने एक ट्वीट किया था, जिसके वजह से उनको कहा गया कि उनको एक नोटिस आई 22 जुलाई को सेइंग दैट अनडिटरमाइन द डिग्निटी एंड अथॉरिटी ऑफ अ कोर्ट एंड द ऑफिस ऑफ अ चीफ जस्टिस। उन्होंने कही तो जो अंडरमाइन की है जो कोर्ट की डिग्निटी और अथॉरिटी को, और कही तो ऑफिस ऑफ सीजीआई की भी डिग्निटी को उन्होंने अनडिटरमाइन किया है, इसलिए उनको एक नोटिस फाइल किया गया। व्हाट डज प्रशांत भूषण खुद को डिफेंड करते वक्त क्या बोलते हैं? उन्होंने कहा था कि अगर किसी ने अपने एक्सप्रेस किया है ओपिनियन या बोनाफाइड एंग्यूश और आउटस्पोकन डिसएग्रेबल और अनपैलेटेबल, इट इज़ डजंट मीन दैट कि वो कहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है या किसी तरीके से वो स्कैंडलाइज कर रहे हैं कोर्ट को। मतलब अपना ओपिनियन बताया गया वो, तो उसको कहीं ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही हो। तो चीफ जस्टिस इज़ नॉट अ कोर्ट and raising issue on concern regarding the manner in which the CGI conduct himself during a court vacancy does not amount to scandalize or lowering the authority of the court। उन्होंने ऐसा भी कहा है कि चीफ जस्टिस वो कोर्ट नहीं है। अगर किसी ने कुछ मैटर रिगार्डिंग द चीफ जस्टिस के कंडक्ट के रिगार्डिंग कुछ मैटर उन्होंने अरेज किया हो जब कोर्ट वैकेंट हो, उस टाइम पे उसको हम स्कैंडलाइजिंग किया या उसको किसी भी टाइप के अथॉरिटी को नीचा दिखाया या उसको लोअरिंग ऑफ द अथॉरिटी भी नहीं कंसिडर करना चाहिए। उसके साथ साथ उन्होंने और एक इशू रेज किया है कि जो चीफ जस्टिस है in the manner which 4 chief justice has used or failed to use their power as a master of a roster to allow the spread of authoritarianism, majoritism, shifting of a dissent, widespread political incarceration and so on cannot and does not amount to scandalizing or lowering the authority of the court। उन्होंने जैसे कहा है कि अगर
CGI फेल हो गए हैं उनके पावर फुलफिल करने को, या उन्होंने स्प्रेड किया है मेजोरिटेरियन या स्टिफलिंग ऑफ अ डिसेंट या वाइड स्प्रेड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, इन सारे केस में हम ऐसे नहीं बोल सकते कि वो किसी तरीके से सैंडलाइज कर रहे हैं कोर्ट को। प्रीवियसली व्हाट द सुप्रीम कोर्ट सेड इन सच मैटर, तो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग जो फॉर्मर मद्रास हाई कोर्ट का जजेस थी CG करण, उन्होंने बोला था कि जो लॉ ऑफ कंटेम्प्ट है इट डज नॉट मेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनी टाइप ऑफ अ जजेस हु मे बी सेंसिटिव टू द विंड ऑफ अ पब्लिक ओपिनियन। जजेस आर सपोज टू बी द मेन ऑफ अ फोर्टिट्यूड एबल टू थ्रिव इन अ हार्डली क्लाइमेट। मतलब उन्होंने कहा था कि जो लॉ ऑफ कंटेम्प्ट है वो कहीं किसी भी टाइप से प्रोटेक्शन ऑफ जजेस के लिए नहीं बनाया गया है, क्योंकि जजेस जो है उनको पब्लिक ओपिनियन भी फेस करने पड़ेंगे, और काफ़ी सारे उनको क्रिटिसिज्म या ऐसे उन्होंने काफ़ी अच्छी लाइन से डिस्क्राइब किया है। जजेस आर सपोज टू बी द मैन ऑफ अ फोर्टिट्यूड, ठीक है, एंड दे हैड एप्पल टू थ्रिव द हार्डली क्लाइमेट, वो किसी भी हार्ड क्लाइमेट में भी उनको सस्टेन करना पड़ता। हाउ डज द कोर्ट शोज एक्सरसाइज इन द कंटेम्प्ट पावर, अभी कोर्ट कैसे शो करती है एक्सरसाइज इट्स पावर इन द कंटेम्प्ट केस, ठीक है। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज अ अनलिमिटेड guardians of a value which values upheld in the constitution. Therefore the exercise of contempt power by the supreme court must necessarily not be of a nature that went beyond the reasonable restriction। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे डिफाइन किया है कि जैसे हम जानते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है एक अनलिमिटेड एक गार्डियन है कॉन्स्टिट्यूशन का, बट इट डजेंट मीन कि कोई भी बात एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के बियॉन्ड चली जाए, ठीक है। तो बाइल एक्सरसाइजिंग हम अगर उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का अप्लाई करते हो तो उस केस में किसी भी बात को एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के बियॉन्ड नहीं जानी चाहिए। और जो पावर है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का अंडर आर्टिकल 129 इज़ टू बी यूटिलाइज टू एड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ जस्टिस। और कंटेम्प्ट विल नॉट बी प्रेस इन टू सर्विस टू स्टिफल bona fide criticism from citizens who were well informed from the omission and the commission of a supreme court। और contempt जो है should not be pressed into the service contempt should not be pressed in the service and face the criticism of the people जिसको बहुत अच्छे से नॉलेज हो जो omission and commissions of the supreme court। और कंक्लूड ऐसे किया है citizen has a democracy and they had free rights to freely discuss about the states of affair and the institution and regarding the public opinion, ये सब कुछ rights हैं, but however every criticism must be carefully weighted and made with the highest sense of a responsibility। हमें जितने भी राइट्स दिए हैं फ्रीली डिस्कस करने के, बट एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जो भी क्रिटिसिज्म हो वो बहुत केयरफुली बोला जाए या बहुत केयरफुली वेटेज उसको दिया जाए रिगार्डिंग द हाईएस्ट सेंस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस तरीके से हम कंक्लूड कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज़ नो ऑडिट ऑफ अ PM केयर फंड सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है उनके जजमेंट में कि जो PM केयर का फंड है उसका एक ऑडिट नहीं होना चाहिए, ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है। तो इशू ऐसा है कि एक NGO ने PIL साइन की थी जिसके उन्होंने कहा था कि सेंटर शुड ट्रांसफ़र जो PM केयर का फंड है उनको NDRF में ट्रांसफ़र किया जाए। तो सेंटर को वो जो फंड का जो मनी है वो कुछ अमाउंट ऑफ मनी NDRF के फंड में डाला जाए, पर इस जजमेंट पर कोर्ट का ऐसा रहा है कि कोर्ट ने इसको PIL को रिजेक्ट किया है, रिफ्यूज़ किया है कि इन ऑर्डर टू ट्रांसफ़र द PM केयर फंड टू द नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड। ये जो NDRF है इसके बारे में आप जो भी जानते हो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और रिगार्डिंग द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये किस टाइम पे फर्स्ट टाइम कब लाई गई थी ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने डायरेक्टली रिफ्यूज़ कर दिया है कि वो ट्रांसफ़र नहीं होगा PM केयर फंड का, क्योंकि जो PM केयर फंड है वो एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट का है और एंड देयर इज़ नो ओकेजन फॉर द ऑडिट बाय द जो अपना CGI होता है, सॉरी जो
कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल होता है, कैग होता है, वो भी इसका ऑडिट नहीं देगा, मतलब नो कंसिडरेशन ऑफ ऑडिट रिगार्डिंग द पब्लिक पीएम केयर फंड एंड जो कोर्ट है उन्होंने जो रिक्वेस्ट थी वो भी रिजेक्ट की है कि जो न्यू नेशनल प्लान अंडर द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट 2000 एक्ट टू डील with the COVID-19 situation. The court held that there is no statutory prohibition on individual to make a voluntary contribution to NDRF. जो NDRF है उसमें कहीं भी प्रोविजन नहीं है कि कोई भी वॉलेंटरी उसमें कंट्रीब्यूशन दे पाए, जिसकी वजह से भी कोर्ट ने उनके रीजंस दिए कि वो क्यों NDRF में जो पीएम केयर फंड्स के जो मनी है वो ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं। तो और उन्हें ऐसा भी बताया है कि ही ऑल्सो डिक्लाइन टू इंटरवीन इन द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ रिलीफ एंड द नेसेसरी गाइडलाइन इशू बाय द गवर्नमेंट अंडर द सेक्शन 12 ऑफ अ डीएम एक्ट अबाउट पीएम केयर फंड। तो पीएम केयर फंड है वो सेटअप हुआ था मार्च 28 को एंड इट इज़ अ चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। और जो ट्रस्ट है वो डजेंट हैव एनी बजटरी एलोकेशन, उसका बजटरी सपोर्ट नहीं है। जो भी पर्सनली किसी भी पर्सन को उस फंड में कंट्रीब्यूट करना हो वो उस फंड में कंट्रीब्यूट कर सकता है। उसका मेन ऑब्जेक्टिव बस यही था कि इन वेक ऑफ अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जो पैंडमिक आई है कोविड-19 की, उसके लिए असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए वो फंड का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और इस फंड को एडमिनिस्टर किया जाता है बाय द प्राइम मिनिस्टर इन इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ अ पब्लिक केयर फंड इंक्लूडिंग द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड are the ex officio trustee of the fund. The next news is regarding the rule for एडमिनिस्ट्रेशन इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उन्होंने नोटिफाइड किया है न्यू रूल्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिगार्डिंग द स्पेसिफिकेशन फंक्शनिंग ऑफ अ लेफ्टिनेंट गवर्नर दैट इज़ LG एंड द काउंसिल ऑफ अ मिनिस्टर। तो ओवरव्यू देखते हैं कौन से न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव रूल ऐड किए हैं। उन्होंने एडमिट किया है कि जो रूल्स है एंड द पावर ऑफ LG, तो जो पुलिस पब्लिक ऑर्डर एंड ऑल इंडिया सर्विसेज एंड एंटी करप्शन विच फॉल अंडर द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ LG, ये जो फंक्शंस है वो LG के अंडर में आएंगे। अलॉन्ग विद दिस इम्प्लाइंग दैट द चीफ मिनिस्टर और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल हैव नो से रिगार्डिंग दिस फंक्शन। इस जो पुलिस पब्लिक ऑर्डर ऑल इंडियन सर्विसेज एंड एंटी करप्शन में है रिलेटेड जो भी बात हो तो वो LG के अंडर में आएंगी, और उस केस में चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कुछ भी मतलब फंक्शंस के रिगार्डिंग हैंडलिंग नहीं है। और जो अदर प्रपोजल और मैटर है विच अफेक्ट द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ अ यूनियन टेरिटरी or the interest of any minority community such as scheduled caste, scheduled tribe and the backward classes must be submit to the LG को submit करा चाहिए through the chief secretary के through और विदाउट अंडर द इमिटेशन ऑफ अ चीफ मिनिस्टर बिफोर इशूइंग एनी ऑर्डर। ठीक है, इन केस ऑफ डिफरेंस इन ओपिनियन, अगर LG और मिनिस्टर के ओपिनियन के में डिफरेंस आ गया तो उस टाइम पे नो एग्रीमेंट विल बी रीच इवन आफ्टर दैट मंथ द डिसीजन ऑफ LG विल बी डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा LG का ऑर्डर अगर कोई भी डिफरेंस आया उन दोनों के ओपिनियन में। तो उस रोल ऑफ प्रेसिडेंट क्या है, इफ़ एनी डिफरेंस इन ओपिनियन इन LG एंड काउंसिल, तो उस टाइम पे LG रेफर कर सकते टू द सेंट्रल गवर्नमेंट रिगार्डिंग दैट एंड ही कैन रेफर टू द प्रेसिडेंट। अलॉन्ग विद दिस LG ऑफ जम्मू एंड कश्मीर empowered to pass the direction in any situation that action taken by the council of minister will be suspended for a long as it takes the president of India to decide the case referred to him। ठीक है, द नाउ रोल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय द चीफ मिनिस्टर। उसमें उनको क्या रोल दिया गया है कि जो कोई नॉन ऑल इंडिया सर्विसेज होता है, प्रपोजल रिलेटेड टू न्यू इम्पोजिंग न्यू टैक्स, लैंड रेवेन्यू, सेल्स गारंट और रिलीज ऑफ अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, रिकन्स्टिट्यूटिंग डिपार्टमेंट और द ऑफिस एंड द ड्राफ्टिंग लेजिस्लेशन, इस सारे केसेस को जो चीफ मिनिस्टर है वो हैंडल कर सकते हैं अलॉन्ग विद द काउंसिल ऑफ अ मिनिस्टर। जो एनी मैटर है विच लाइज likely to bring the government of a union territory into controversy will
with the central government or with the state government shall as soon as possible be brought under the notice of a LG and the chief minister by the secretary concerned with the chief secretary. मतलब कोई भी मैटर अगर यूनियन टेरिटरी को कंट्रोवर्सी में लाया है तो उस टाइम पे जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको विद द कंसर्न ऑफ चीफ सेक्रेटरी उनको नोटिस अंडर में नोटिस देना पड़ेगा एलजी को, ठीक है। और रोल ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट, द सेंट्रल एलजी है उनको प्रायर रेफर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विद रिस्पेक्ट टू द प्रपोजल ऑफ अ फॉलोइंग काइंड, ठीक है। इन सारे केसेस नीचे के जो मैंने केसेस बताने हैं उस केसेस में जो एलजी को है वो प्रायर रेफर करना पड़ेगा टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो इंक्लूड करता है कि एनी cases which affect the relation of a center with any state, the Supreme Court of India or any High Court, the proposal for the appointment of a Chief Secretary and the Director General of Police, important cases which affect or are likely to affect the peace and tranquility of a Union Territory, and the cases which affect or are likely to affect the interests of any minority community, scheduled class or the backward class। द नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द बैकग्राउंड। जैसे कि हम जानते हैं 2019 में अगस्त 6 को पार्लियामेंट रेड डाउन द आर्टिकल 370, उसको रिवोक किया था और स्पेशल स्टेटस जो है जम्मू एंड कश्मीर का उसको बाइफर्केट किया था और स्टेट है उसको 2 यूनियन टेरिटरी में डिस्ट्रीब्यूट किया था जो है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। जो जम्मू एंड कश्मीर विद द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन विदाउट अ चीफ मिनिस्टर सिंस 2018, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ अ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जो फ्रेश इलेक्शन विल बी हेल्ड आफ्टर डिलिमिनेशन एक्सरसाइजिंग इन द कंप्लीटेड नेक्स्ट ईयर में जो एक इलेक्शन होगा और इसके वजह से जो प्रोसेस है वो आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ द आफ्टर द इलेक्शन वो होएगी। इसके साथ साथ इम्प्लीकेशन क्या है न्यू रूल के, जैसे हम जानते हैं कि एलजी को ज़्यादा पावर दिए हैं तो जो चीफ मिनिस्टर है वो बस एक ऑर्नामेंटल फिगर ही हो जाएगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो पावर है वो एलजी को ही दिए गए हैं। द नेक्स्ट वन इज़ comparison of Indian constitution schemes with that of a other country. The first news is Sri Lanka to the abolish 19th amendment of to the constitution। तो जो श्रीलंका प्रेसिडेंट है गोताबया राजपक्ष उन्होंने डिक्लेयर किया है कि वो रिपेल करेंगे 19th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्यों अमेंड करना चाहते हैं, क्या है, पहले हम जानते हैं कि क्या प्रोविज़न है 19 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। ये ध्यान रखिए कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न है वो उनके कंट्री के ना कि हमारे, पर हमारे जैसे यूपीएससी के टॉपिक में दिया है कि कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद दैट ऑफ अदर कंट्री, इसलिए हम ये टॉपिक पढ़ना इम्पोर्टेंट है। तो है कि ओवरव्यू क्या है 19 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का। तो वो इंट्रोड्यूस हुई थी 2015 में, जहाँ पे काफ़ी सारे प्रोविज़न ऐड किए थे। वो थे कि जो प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट का जो ये था टेन्योर था, टर्म पीरियड था, वो रिड्यूस कर दिया है फ्रॉम 6 ईयर टू द 5 ईयर। अलॉन्ग विद दिस जो इंट्रोडक्शन ऑफ अ 2 टर्म लिमिट दैट अ पर्सन कैन बी प्रेसिडेंट, मतलब इंट्रोड्यूस किया था कि जो भी पर्सन है वो 2 बार ही 2 टर्म तक ही प्रेसिडेंट बन सकता है। और जो पावर्स है प्रेसिडेंट के टू डिसॉल्व द पार्लियामेंट ओनली आफ्टर द 4.5 ईयर, अगर 4.5 ईयर हुआ हो उसके बाद ही वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकता है। उसके साथ साथ जो रिव्यूअल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल एंड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ इंडिपेंडेंट कमीशन, and the president remain the head of a cabinet and he can appoint the minister on the advice of a prime minister। but why कॉन्स्टिट्यूशन जो 19 जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो क्यों इंट्रोड्यूस हुई थी, जो 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो उसकी जो काफ़ी सारे प्रोविज़न को वो ख़त्म करती है, ठीक है। just sorry for the inconvenience, just starting now। जो 18 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसके पावर को जो 19 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को वीक करती है। तो
18 कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट थी उसमें 4 बेसिक थी कि प्रेसिडेंट जो है वो काफ़ी बार इलेक्ट कर मतलब नंबर ऑफ टाइम ही कैन बी री इलेक्टेड अलॉन्ग विद दिस 10 मेंबर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल कैन रिप्लेस विद द 5 मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट्री काउंसिल। जो 5 मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट्री काउंसिल है उसमें जो 10 मेंबर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल है वो उसको रिप्लेस कर सकते हैं। उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट कमीशन आर ब्रॉट अंडर द अथॉरिटी ऑफ अ प्रेसिडेंट के अंदर में इंडिपेंडेंट जो कमीशन है वो आती है। उसके साथ इट इनेबल द प्रेसिडेंट टू अटेंड द पार्लियामेंट once in a 3 month and entitle him to all the privilege immunities and power of a member ऑफ अ पार्लियामेंट अदर देन द एंटाइटल टू द वोट। मतलब जो मोस्ट ऑफ द पावर रहेंगी रिगार्डिंग द प्रिविलेज इम्यूनिटीज़ और रिगार्डिंग द अटेंडिंग द पार्लियामेंट सेशन वो सारे प्रेसिडेंट के अंडर में रहेंगी। द अमेंडमेंट 19 जो अमेंडमेंट है वो काउंटर बैलेंस करती है काफ़ी सारे जो प्रोविजंस थे आर्टिकल नंबर 18। 10 द जो श्रीलंका है जो न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं वो अबोलिश करना चाहते हैं 19 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। जैसे जानते हैं कि जो प्रेसिडेंट को ज़्यादा प्रोविजंस दी गई है 18th अमेंडमेंट में, सो वो जो है न्यू प्रेसिडेंट वो 19 अमेंडमेंट को काफ़ी सारे जो प्रोविजंस है उसको वो अबॉलिश करना चाहते हैं। देन नेक्स्ट इज़ from the topic parliament and state legislature structure functioning conduct of a business power and a privilege and the issue arising out of this. Then what is meant by whip? तो जो कांग्रेस के चीफ व्हिप थे इन द राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ मूव टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द स्टेट हाई कोर्ट direction to the speaker to maintain the status quo in disqualification proceeding initiating against the outset MLAs under the एंटी डिफेक्शन लॉ। तो जो कांग्रेस के व्हिप हैं वो सुप्रीम कोर्ट में हो गए कि जो स्टेट हाई कोर्ट का जो डायरेक्शन दिया था सुप्रीम स्पीकर को कि वो मेंटेन करे कि स्टेटस क्यू इन केस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन जो एंटी डिस्क्वालिफिकेशन लॉ उन्होंने अप्लाई किया था जो स्पीकर ने, तो उसके रिगार्डिंग जो चीफ व्हिप है कांग्रेस के वो सुप्रीम कोर्ट में गए। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो कौन से शेड्यूल में दिया गया है, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो रिसेंटली इश्यूज़ ऐसा है कि अकॉर्डिंग टू द व्हिप जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है हाई कोर्ट का ऑर्डर है जुलाई 24 को वो वॉयलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट जो दिया था 1992 इन अ क्यूहोटो हॉलन केस में। इस वर्डिक्ट के अकॉर्डिंग द कोर्ट कैन नॉट इंटरफेयर इन द डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसेस प्रायर टू द फाइनल डिसीजन फ्रॉम द स्पीकर। जो एंटी डिफेक्शन का केस लगता है उस प्रोसेस में या डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसेस होता है अनटिल जब तक जो स्पीकर है फाइनल डिसीजन नहीं देता उस टाइम तक जो कोर्ट है वो इंटरव्यू नहीं कर सकता है। बट इस केस में जो राजस्थान का जो हाई कोर्ट है वो पहले ही इंटरव्यू किया है, तो जिसके वजह से जो कांग्रेस के चीफ व्हिप है उन्होंने ये उसके रिलेटेड वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये बात ले गई है, ठीक है। देन व्हाट डू यू मीन बाय व्हिप? तो व्हिप जो है वो ऑफिशियल मेंबर होता है पॉलिटिकल पार्टी, ऑफिशियली मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी who act as a party enforcer inside the legislative assembly or the house of parliament। तो जानते हैं कि जो व्हिप होता है वो एक ऑफिशियली एक पार्टी का इन्फोर्सर है इनसाइड द लेजिस्लेटिव असेंबली और द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड ही पार्टी अपॉइंट मोस्टली एक जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है वो व्हिप को वही पर्सन मतलब व्हिप एज अ व्हिप बनाया जाता है। एंड जो व्हिप होता है एक उसके असिस्ट करने के लिए एक एडिशनल व्हिप भी होता है, एक चीफ व्हिप होता है और एक एडिशनल व्हिप होता है उसको असिस्ट करने के लिए। इंडिया इज़ इनहेरेंट की है जो व्हिप का जो ये कंसेप्ट है इंडिया ने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से लिया है। नोट एक है कि जो व्हिप है इज इन अ पार्लियामेंट्री पैरेंट्स is also a written order that the party member be present for the important vote or that they vote only in a particular way। अभी रूल्स क्या है व्हीप के? द व्हीप जो होता है वो ट्राई करता है कि इंश्योर करे दैट द जो फेलो पॉलिटिकल पार्टी के लेजिस्लेटर हैं वो अटेंड करे वोटिंग सेशन एंड वोट अकॉर्डिंग टू देयर पार्टी ऑफिशियल पॉलिसी। जो व्हीप है वो इंश्योर करता है कि जो भी पॉलिटिकल
पार्टी के बाकी जो लेजिस्लेचर मेंबर्स हैं वो कोई भी वोटिंग सेशन में अपने पार्टी के फेवर में ही वोट करे, वो इस बात को इंश्योर करता है। अगर किसी पर्सन ने डिसोबे किए वो व्हीप को, तो उस पर्टिकुलर लेजिस्लेटर को फेस करना पड़ता है डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन को फेस करना पड़ता है। और जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो डिसाइड किए जाते हैं बाय द स्पीकर। जो लिमिटेशन क्या है व्हीप को, इन केस ऑफ जैसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, उस टाइम पे व्हीप कैन नॉट बी डायरेक्ट द जो उस टाइम पे व्हीप डायरेक्ट नहीं कर सकता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को या एमएलएस को उस टाइम पे, ठीक है। और टाइप ऑफ व्हीप क्या है, देयर इज़ अ वन लाइन व्हीप, ठीक है, वन लाइन व्हीप हु यूज टू इशू टू इन्फॉर्म मेंबर ऑफ अ पार्टी अबाउट द वोट। वो पार्टी के मेंबर्स को इन्फॉर्म करता है रिगार्डिंग द वोट। इट अलाउ अ मेंबर टू एब्सटेन इन केस दे डिसाइड नॉट टू फॉलो द पार्टी लाइन। अगर उस केस में वो उस मेंबर को अब्सटेन भी कर सकता है अगर उसने पार्टी की लाइन को या पार्टी के अकॉर्डिंग नहीं किया। सेकंड जो होता है वो टू लाइन व्हीप